Question number 1 of 24th January 2005 shift 1 solution JEE main सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। I is equal to IA sin omega t plus IB cos omega t, find the RMS value of the current। देखो हम जानते हैं कि एक्चुअली IRMS क्या होता है। अगर हमें I दिया होता है, अगर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में दिया होता है अगर, तो हम जानते हैं कि इसका जो RMS वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू हो जाता है वो, है ना। तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर इस पे पहले तो हमें इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई ए साइन ओमेगा टी प्लस आई बी कॉस ओमेगा टी है ना। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, रूट ओवर आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर इंटू आई ए बाई रूट ओवर आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस आई बी बाई रूट ओवर आई ए स्क्वायर। बहुत कॉमन मेथड है टू फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू और कॉस ओमेगा टी। इसमें मैं एज्यूम करूंगा कि मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, इसका एंगल है कुछ मान लो थीटा, और ये आई ए है, ये आई बी है। तो ये रूट ओवर आई ए स्क्वायर प्लस आई बी, इसको हम पता है ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, अब ये एक्चुअली हमारी इक्वेशन बन गई आई, जिसमें आई आर एम एस, जिसका आई आर एम एस जो होना चाहिए पर आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर नंबर डी होना चाहिए। ये पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 is what is the relative shift of focal length of a lens when optical power is increased from this to this। अच्छा देखो, हमें पता है कि जो पावर होती है वो 1 बाई फोकल लेंथ होता है। पहले हमारी जो पावर थी वो 0.1 डायोप्टर थी, विच इज 1 बाई f1। तो f1 की वैल्यू हो गई हमारी 10। ठीक है, P2 जो था वो हमारा हो गया 2.5 डायोप्टर, यानी 1 बाई f2। तो f2 की वैल्यू हो गई 10 बाई 25, 0.2, 0.4, है ना। ये हो गया। अब रिलेटिव शिफ्ट ऑफ फोकल लेंथ पूछ रहा है वो, तो वो 2/5, तो f1 माइनस f2 कर दो, डेल्टा f। जो रिलेटिव शिफ्ट जो होता है, नहीं, रिलेटिव शिफ्ट अलग चीज होती है। रिलेटिव शिफ्ट इज इक्वल टू डेल्टा f बाई f1 होता है ओरिजिन। तो वो क्या होगा, 10 माइनस 2/5 बाई 10, ये 50 माइनस 2 बाई 50, 48 बाई 50, 24 बाई 25। तो रिलेटिव शिफ्ट हमारा 24 बाई 25 होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा 1। Question number 3. Satellite A is launched in a circular orbit of radius r. Satellite B launched in a circular orbit of radius 1.03 r.
टाइम पीरियड ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए बाई अप्रॉक्सीमेट। इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखो ऐसे करके, क्योंकि केपलर की थर्ड लॉ ई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है ना। तो एक्चुअली हम इसमें ये लिख सकते हैं कि 2 डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर लिख सकते हैं अपन, है ना, ऐसे करके। तो डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा हमारा 3/2 डेल्टा आर बाई आर। ओरिजिनल वाला टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड ओरिजिनल वाला लो, ये बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो नॉर्मली भी कर सकते हो आप इसको। डेल्टा टी क्या है वो हमें निकालना है ना। ओरिजिनल टाइम पीरियड लेंगे, तो 3/2 इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, 1.03 आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर। परसेंटेज में पूछा है, तो 3/2 इंटू 0.03 हो जाएगा, और डेल्टा टी बाई टी हो, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, 3/2 इंटू 0.08, तो क्या आएगा हमारा 9/2 which is 4.5। 4.5% टाइम पीरियड ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए बाई अप्रोक्सीमेटली 4.5% होने का आंसर हो जाएगा बी। अब देखो, इसको अगर आप नॉर्मल भी करना चाहते हैं ना, वैसे भी कर सकते थे, पर ये इजी वे है परसेंटेज एरर वगैरह निकाल के। तो नॉर्मली करोगे तब भी हो जाएगा। टाइम पीरियड इसका निकालो, फिर दूसरे का टाइम पीरियड निकालो, और दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दो। Question number 4. Electron jumps from principal quantum state A to C by releasing photon of wavelength 2000 angstrom. Okay. डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या बन रहा है। जम्प फ्रॉम प्रिंसिपल स्टेट ए टू सी, ये सपोज ए है, ये सी है, यहाँ से लेके यहाँ जंप कर गया बाई एब्जॉर्बिंग एनर्जी, जिसका वेवलेंथ इन्होंने 2000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। एंड फ्रॉम बी टू सी बाई रिलीजिंग फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6000। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बनाना पड़ेगा, और बना लेते हैं। ये इसको मान लो बी है, ये बी है, तो बी से सी में जब कूद रहा है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। जब ये ई से सी में कूद रहा है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इतना, 2000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज, मतलब उल्टा हो रहा है काम, है ना। मतलब जब ये यहाँ से नीचे जा रहा है, तो इन्होंने, मैं ठीक से डायग्राम बनाता हूँ, देखो। ऊपर ए है, नीचे सी है, और जब ये ए से सी में जंप कर रहा है नीचे ऊपर से, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब इतना। फ्रॉम बी टू सी, मतलब यहाँ से यहाँ जब जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो ये है, ठीक है। देन फाइनल फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ से यहाँ वाली निकालनी है हमें, ये वाली, ये क्या है, ए टू बी वाले ट्रांजिशन। तो हमें ये तो पता है, ये तो बहुत इजी इस टाइप का क्वेश्चन होता है। देखो, इसमें हमें ये पता है कि एक्चुअली एनर्जी
in the transition from A to C is equal to energy in the transition from A to B plus energy in the transition B to C। तरह से होता है ये। तो A से C में जो इन्होंने E इज इक्वल टू एच नहीं होता, जिसको हम एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, वो एच सी बाई 2000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ई ए बी हमें पता नहीं है तो वो हमें निकालना है, और ई बी सी जो हो जाएगा वो हमारा एच सी बाई 6000। तो एच सी बाई 1000 इंटू 1/2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू ई, जो कि हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 4/2 इंटू 6 ई ए बी एच सी बाई 3000 ई ए बी। तो हमारे पास जो लैम्डा होगा इसका वेवलेंथ वो 3000 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए ए बी का, ए बी ट्रांजिशन का। तो हमारा आंसर ए होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है फिफ्थ वाला, एन इलेक्ट्रॉन of mass m enters in a region of uniform electric field E equal to E naught minus E naught के। मतलब इसकी जो फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। देखो पहले तो मैं बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ आपके तीनों एक्सेस, तो आपको थोड़ा है, और y है और ये z एक्सेस, ठीक है। ऐसा है। अब यहाँ पर जो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हमें वो इस डायरेक्शन में दी हुई है, ई नॉट आई है, ये जे है, ये के है, z एक्सिस। m t equal to विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट आई। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में, तो वो वर्टिकल के डायरेक्शन में है ही नहीं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट इनिशियली, तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t पूछ रहा है ये। तो देखो एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी v नॉट ही था, तो लैम्डा नॉट, लैम्डा हमें पता है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी होती है, ठीक। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 तो उसकी जो वेलोसिटी थी v, वो सिर्फ v नॉट आई कैप के ही डायरेक्शन में थी। तो मतलब ये जो वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, ये वाला। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच बाई एम वी नॉट होगा। पहली क्वेश्चन बन गई। अब किसी भी टाइम पर आफ्टर टाइम टी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में भी होगी। क्यों? वर्टिकल डायरेक्शन, इस के डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन भी है। सही बात है। वी वी जेड डायरेक्शन में, तो वी जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है इसका, ई नॉट इलेक्ट्रॉन ना, तो ई नॉट इंटू ई, ये इस पे फोर्स हो गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, तो इंटू टी, ये इसकी वेलोसिटी हो गई वी जेड। ये है माइनस जे कैप डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी है ही वी नॉट। अब जो इसकी वेलोसिटी हो गई वी आफ्टर टाइम टी, वो हो गई वी नॉट आई कैप माइनस ई नॉट इंटू ई बाई एम इंटू टी के कैप। ये मैंने जे कैप पे लिख दिया, के कैप, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा वेलोसिटी का, वो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का रूट ओवर। इस टाइम टी पर जो इसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा टी, वो इज इक्वल टू एच बाई एम मैग्नीट्यूड ऑफ वी होगा। तो वो क्या होगा एच बाई
m रूट ओवर v नॉट स्क्वायर प्लस e नॉट स्क्वायर e स्क्वायर बाई m स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। अच्छा, ये वेवलेंथ में जाता है, तो इसको यहीं देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू एच बाई एम वी नॉट, कॉमन ले लिया, इंटू 1/√ओवर 1 प्लस ई नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। एच बाई एम वी नॉट जो था वो लैम्डा नॉट था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस ई नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा लैम्डा टी। देखते हैं कौन सा है। 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी, ये है आंसर नंबर 3 होना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एन आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगोइंग आइसोबैरिक प्रोसेस द रेशियो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू। देखो, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो ये तो पी डी वी होता है, ये एन सी वी डेल्टा टी होता है, एन सी वी डी टी। अब गैस है तो पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी लिख देते हैं अपन इसको। तो ये एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी हो जाएगा। हमें पता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी हो जाता है। तो n इंटू सी वी प्लस आर डी टी इक्वल टू एन सी पी डी टी होता है डेल्टा क्यू। और डेल्टा यू तो आप जानते ही हो, हर केस में एन सी वी डेल्टा डी टी रहता है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू फॉर आइसोबारिक प्रोसेस एन सी पी डी टी बाई एन सी वी डी टी होता है। तो सी पी बाई सी वी, सी पी बाई सी वी इज गामा, और ये मोनोटॉमिक गैस के लिए जो गामा होता है वो होता है 5/3। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 5/3 होना चाहिए, इस आंसर नंबर 1। देखो, ये बहुत जल्दी भी कर सकता था, मैं सिर्फ ये दो फॉर्मूले लिखता, ये और दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल लेता। पर ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 7। In a process, pressure of a gas is directly proportional to temperature, then choose the correct option। यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मतलब ये आइसोकोरिक होगा। ये करेक्ट है। वर्क डन भी 0 होगा क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू पी डेल्टा भी होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। तीनों ही करेक्ट होने चाहिए इसमें तो। हाँ, आंसर इसमें आंसर है सी, ए बी सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। इफ द डिस्टेंस between the two plates of capacitor is d, a is the area of each plate, e is the electric, find the energy stored in the capacitor। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हमें पता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इसको कहते हैं, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब यहाँ पर एनर्जी टोटल निकालना है, तो हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो दो प्लेट्स के बीच का है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, स्मॉल डी। इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। तो जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, यानी कि आंसर 1। In YDSE, the light of wavelength 600 nanometer and 480 nanometer are used. What is the minimum order of the bright fringe of 480 nanometer coincides with the bright fringe of 600 nanometer? देखो ये हमें पता है कि YN जो होता है वो होता है d lambda by d, और ब्राइट फ्रिंज की जो वैल्यू होती है वो n d lambda by d होती है ना। तो पहली के लिए, पहला वाला मैं 600 नैनोमीटर बोल रहा हूँ, तो 600 नैनोमीटर के लिए y1 इज इक्वल टू n1 d बाई स्मॉल d इंटू इसका लैम्डा 100। और दूसरी वाली के लिए 480 नैनोमीटर के लिए y2 इज इक्वल टू n2 कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू 480। अभी दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो कोइंसाइड मतलब y1 इज इक्वल टू y2 होना चाहिए। n1 d इंटू 600 बाई स्मॉल d इज इक्वल टू n2 इंटू कैपिटल D इंटू 480 बाई स्मॉल d होना चाहिए। ये आउट कैंसिल आउट कर दो। n1 बाई n2 इज इक्वल टू 48 बाई 60। 4/5। n1 हमने किसका लिया था, 600। मिनिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 480 नैनोमीटर पूछ रहा है ना, वो 480 तो n2 था, यानी कि फिफ्थ फ्रिंज। यानी कि n1 की मतलब 600 की फोर्थ होगी, और 600 नैनोमीटर की पहली जो होगी वो फोर्थ फ्रिंज कोइंसाइड करेगी, और 480 नैनोमीटर की जो पहली जो कोइंसाइड करेगी वो फिफ्थ करेगी, है ना। इसका आंसर 5 होना चाहिए। फिफ्थ, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body of mass m is projected with initial velocity of v naught at 45 degree with horizontal. Finds angular momentum at the highest point about its projection. Highest point पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। हम ये जानते हैं कि v नॉट cos 45 हो जाएगा। ये एंगुलर मोमेंटम एट द ओरिजिन जो होगा वो होगा ये L अबाउट O होगा m इंटू वी नॉट cos 45 इंटू एच मैक्स। यहाँ पता है एच मैक्स जो होता है वो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g हो जाएगा, वो वी नॉट स्क्वायर बाई 4g मैक्स, है ना। वैल्यू में डाल देते हैं यहाँ पे, तो m वी नॉट बाई रूट 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई 4g
तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए m v0 by 4√2g। आंसर 2। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेफ्ट लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये म्यू1 है। म्यू1 की वैल्यू हमें 1.5 दी हुई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आर जो है R1 मान लो, R1 है हमारा 20 सेंटीमीटर। बाहर एयर है यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1 है। फोकल लेंथ f1 है, तो 1/f1 जो होगा हमारा, इससे हम इज इक्वल टू 1.5/1 माइनस 1 इंटू 1/इंफिनिटी माइनस 1 बाई माइनस R1 यानी कि -20 जाएगा 0.5/20, तो 1/400 है नहीं 1/40, फिर 1/40 हो गया यानी कि f1 की वैल्यू हो गई हमारी 40 सेंटीमीटर। अब इन्होंने दूसरे वाले केस में क्या बोला हुआ है, इस वाले केस में इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इधर कैलकुलेट कर। दूसरे वाले केस में उन्होंने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी यही है 1.5, रेडियस जो है इसका 30 सेंटीमीटर है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 दिया हुआ है। फोकल लेंथ f2, तो इसके केस पे कैलकुलेशन जब करोगे ना आप, कैसा आएगा 1/f2 इज इक्वल टू 1.5/1.2 माइनस 1 इंटू 1/इंफिनिटी माइनस 1/-30। फिर हो जाएगा 0.3/1.2 इंटू 1/30, ये 1/120 हो गया 1/f2। f2 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर हो गया। अब ये f1/f2 पूछ रहे हैं, तो यहाँ से तो आराम से निकाल लेंगे हम। f1/f2 इज इक्वल टू 40/120 हो गया 1/3। तो आंसर हमारा डी होना चाहिए 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, ज्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 12, acceleration of solid cylinder purely rolling on an inclined plane of inclination theta। इसका देखो ऐसा है, थीटा है और ये एक्चुअली सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है। इसका जो एक्सेलेरेशन होता है ना, इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई mr²। इसमें इसका मास होता है, इसका r रेडियस होता है, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का तो mr²/2 होता है। तो यहाँ पे डालोगे तो आपके पास आएगा जी साइन थीटा बाई 1 प्लस mr²/2 इंटू mr², ये कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ जी साइन थीटा 3/2। तो ये एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा।
तो आंसर हमारा हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 13, maximum possible speed for a given angle of banking theta on a curved rod of radius r having coefficient of friction mu। ये तो वैसे इसकी डेरिवेशन, रेडीमेड डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड में है, और ये क्लास में भी कराई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये थीटा है ना। मान लो यहाँ पर ये आर है, ऐसे जा रही है ना, कर्व रोड ऑफ, इसमें रेडियस आर बना रहा है, आर से ऐसे रोटेट हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, फ्रिक्शन फोर्स इधर रखना चाहिए, जो कि होगा म्यू इंटू इसका नॉर्मल रिएक्शन। मैं आपको सारी इक्वेशन बना के देता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पर एम जी कॉस थीटा नीचे की तरफ लगेगा, और एम जी साइन थीटा इधर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर की तरफ, ऐसे करके। अब बात क्या है कि देखो, हम या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ना करके हम इसको ऐसे करेंगे कि देखो यहाँ ना एम जी फोर्स में नीचे लगा दूंगा, ऐसे ऐसे लगती है एम जी फोर्स। तो एम जी फोर्स ऐसे लेके ये वाला एंगल मेरा थीटा होगा। वाई? बिकॉज दिस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज थीटा, थीटा नहीं होगा। See, this angle is theta, so this angle will be theta, this will be 90 minus theta। अगेन दिस एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो ये थीटा होगा, ठीक है। तो अब ये फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। इसके दो कंपोनेंट निकाल लेंगे। इसका एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ होगा होगा क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये होगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कॉस थीटा, और दूसरा एक वर्टिकल फोर्स होगा नीचे की तरफ, जो कि होगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन साइन थीटा। ये सारी फोर्सेस हैं। तो मैं इसीलिए ना, इसी के हिसाब से मैं नॉर्मल रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। एक तो ये वाला होता है जो कि एन साइन थीटा होता है, और एक ये ऊपर की तरफ होता है जो कि एन कॉस थीटा होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालेंगे। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन साइन थीटा। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनती है आपकी एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा। ये सेंटर की तरफ है सारी की सारी फोर्स, इसलिए दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। ये सेकंड इक्वेशन होगी, सेंटर फोर्स वाली इक्वेशन, सर्कुलर रोटेशन वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो वी स्क्वायर निकालने के लिए मैं इसको नॉर्मल रिएक्शन निकालूंगा पहले से। फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन जाएगी एन इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और एन इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। टेन थीटा में डिवाइड करना है तो इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो आएगा टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो v की वैल्यू हो गई रूट ओवर आर जी इंटू
म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये हो गया इसका आंसर, जो कि ए है। आंसर ए है। ये एक्चुअली मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया है। ये रेडीमेड डेरिवेशन होता है क्वेश्चन में, तो जिस चीज को डेरिवेशन आता है वो डायरेक्ट टिक कर देगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, इन a parallel plate capacitor of length L and width B। अच्छा, लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विड्थ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट 3 सेंटीमीटर, 3 माइक्रोमीटर। By which of the following values capacitance increase by a factor of 10। अच्छा, इनिशियल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, तो वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ना, तो ए तो एल इंटू बी होगा, इसमें एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू 1 बाई डी, यानी कि 3/3 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 पावर माइनस 6 है। ये C1 आ रहा है, इसको बेस मान लेते हैं, तो इन्होंने बोला इससे फैक्टर ऑफ 10 से इंक्रीज हो रहा है। इस ए वाले ऑप्शन में अगर अपन देखें, हर एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा ऑप्शन ए में, तो इसमें C2 बन रहा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी 6 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 3 10 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये तो हो रहा है, ए में तो हो रहा है। बी में एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 2/1, हाँ इसमें भी हो रहा है 10 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 पावर माइनस 6, बी में भी हो रहा है। और सी में एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू 1/30, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें तो डिवाइड हो रहा है नॉट बाई 6, ये नहीं हो रहा। डी में एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू 1/30, नो नॉट, इसमें भी नहीं हो रहा। तो आंसर ए एंड बी है, यानी कि आंसर होना चाहिए 1। This is x is equal to a sin omega t in the time period 2 second and amplitude 1 centimeter। अच्छा, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन है मान लो इसकी, इसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, तो हर एक हाफ में ये हाफ सेकेंड मूव करेगा, हाफ फिर हाफ, इधर जाते समय हाफ, फिर इधर जाएगा हाफ, फिर दोबारा जाएगा हाफ, फिर इधर आएगा फिर हाफ, हाफ 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 हाफ, हाँ इधर, फिर इधर हाफ, फिर इधर लेफ्ट में हाफ, फिर राइट में हाफ, तो हाँ 4 बार हाफ जाएगा, ऐसे हाफ, इधर लेफ्ट में हाफ, इधर हाफ और फिर इधर हाफ, तो हाफ होगा टाइम टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक कॉर्नर तक जाने में। एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इन लोगों ने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, अगर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी अगर अपन देखें, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा इज 2π/2 1.25 सेकेंड, तो a साइन पाई 1.25 इज
5 by 4 ये हो जाएगा a sin 5 pi/4 और जो कि होगा a sin pi plus pi/4 which is minus cos pi/4 minus 1/√2 तो minus a/√2 है। इधर ये तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से कितने में इसने बोला है 1.25 यानी कि यहाँ से पहले ये राइट तक गया है फिर इसके बाद यहाँ आया है तो इसने a प्लस a 2a तो कवर कर ही लिया। पहले यहाँ गया इधर फिर इधर गया फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में 0.25 सेकंड इधर आया है। इसका डिस्टेंस मैं बता देता हूँ देखो डिस्टेंस is 2a plus a/√2 and displacement is a/√2 तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट जो हो गया (2√2 + 1/√2 into a/√2 तो 2√2 + 1 आ रहा है हमारा आंसर। तो यही है आंसर। तो आंसर है हमारा 1 2√2 + 1। इसी के साथ शायद मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो गए हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। The electric flux through the shaded area of square plate of side area to point charge placed at distance a/2 from it is। यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो ये आप मान लो कि ये एक सरफेस जो है ना ये एक्चुअली क्यूब का एक सरफेस है। तो क्यूब के अंदर पर इस क्यूब चार्ज को क्यूब के अंदर सिचुएट करेंगे हम तो क्यूब के एक सरफेस से जो चार्ज जा रहा होगा जो फ्लक्स जा रहा होगा वो 1/6 Q/ε0 जाएगा 5 from 1 है ना इस पार्ट से। अब इसके भी 4 पार्ट डिवाइड कर दो क्योंकि इस सरफेस के भी एक्चुअली 1 2 3 एंड 4 पूरा रीजन ले रहा हूँ मैं ना ये पूरा रीजन ये थर्ड है तो ये फोर्थ। तो मैं फर्स्ट पार्ट का Q1 5 1 जो होगा वो होगा 1/6 Q/ε0 इंटू 1/4 प्लस सेकेंड वाले से भी क्या होगा Q/6ε0 1/4 पार्ट प्लस अब इस थर्ड पार्ट में से Q/6ε0 1/4 इसका भी हाफ रीजन है जो कि शेडेड है क्योंकि पूरा रीजन नहीं है इतना रीजन नहीं है बस इतना ही रीजन है ये वाला। पहले तो हमने क्या किया इसको क्यूब के अंदर रखा तो क्यूब में से जो फ्लक्स जा रहा होगा Q/ε0 जा रहा होगा। ये जो सरफेस है ये एक्चुअली 1/6 पार्ट है मतलब पूरे क्यूब के 6 सरफेस होते हैं ना तो 6 सरफेस होते हैं 6 सरफेस तो हर एक सरफेस से जो एक सरफेस है ये उससे जो फ्लक्स जा रहा होगा Q/6ε0 जा रहा होगा। तो अब उसका भी उसके पार्ट्स डिवाइड किए मैंने इक्वल 4 पार्ट में तो एक एक पार्ट का तो ये हो गया दोनों और उस तीसरे पार्ट का भी हाफ है तो ये है फ्लक्स टोटल फ्लक्स। इसमें से टोटल फ्लक्स जाना चाहिए कितना होना चाहिए Q/24ε0 प्लस Q/24ε0 Q/24
24 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, तो हो जाएगा q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट 2 प्लस 1/2 5q बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो 5 है। इन a square loop of side length 1/√2 meter, current 5 ampere is flowing, the net field at the center। अच्छा देखो ऐसा है ये स्क्वायर लूप है पूरा, करंट जा रहा है और इसका जो साइड लेंथ दी हुई है हमें वो 1/√2 मीटर दी हुई है। तो चारों का तो एक मतलब चारों का एक ही डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। अगर हमने एक का निकालने तो हो जाएगा। अब ये फाइनाइट डिस्टेंस पर है क्योंकि ये 1/√2 है, तो ये डिस्टेंस 1/2√2 होगा आर, और ये एंगल 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा। तो हम फाइनाइट वायर की जो इक्वेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो लगा देंगे। तो वो क्या होगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये साइन थीटा 1 जो होगा वो हमारा 1/sin 45 होगा प्लस साइन 45 डिग्री। ये एक की मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर 1 की, तो जो नेट फील्ड होगी बी नेट होगा 4 टाइम्स B1, which will be 4 pi into 10⁻⁷ into 5 ampere into 2√2 by 4 pi into, ये हो गया 2/√2, √2 कैंसिल हो गया, 4 pi कैंसिल हो गया, 10⁻⁶। तो बी नेट इज इक्वल टू 1 माइक्रो टेस्ला। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, the wire of resistance 9 ohm is bent to form an equilateral triangle, find the equivalent resistance between the two vertices of a triangle। तो पहले मैं बना देता हूँ इसको, है ना, कैसा है। ये ऐसा है, 9 ओम है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम होंगे। इन दोनों के बीच में पूछा है रेसिस्टेंस, तो ये तो ईजी है क्योंकि ये दोनों मिला के सीरीज में है, तो ये 6 ओम हो जाएगा। ये 3 ओम हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो ए बी के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 हो जाएगा। 18/9, ये 2 ओम हो जाएगा, है ना। इसका जो आंसर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क डन रिक्वायर्ड to break a drop of radius r into 27 drops of equal radius is 10 joule. Then the work done to break drop of radius r into 64 drops is what?
देखो पहले वर्क डन निकालते हैं। एक्चुअली हमें पता है कि वर्क डन जो होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है ना। सरफेस टेंशन इज डी डब्ल्यू बाई डी ए, ये होता है। तो अब आर को 27 ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया गया, यानी कि 4 हर एक ड्रॉप की 4/3 पाई केप्लर क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉलर क्यूब है। मतलब मैंने हर इनको ड्रॉप को किया है, तो हर जो टोटल वॉल्यूम होगा जो इनिशियल ड्रॉप का था उसको 27 ड्रॉप्स की जो वॉल्यूम से उन सबसे ऐड कर दिया। मतलब वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, चेंज नहीं हुआ। तो केप्लर आर क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू r/3 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हुआ, इस रिलेशन से मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू इसमें क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया 4 पाई केप्लर स्क्वायर सरफेस एरिया माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इट इज t इंटू 4 पाई केप्लर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बाई 9। ये हो गया 8t इंटू 4 पाई केप्लर स्क्वायर बाई 9। ये है, ये मुझे 10 जूल दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बोला है ब्रेक ड्रॉप ऑफ रेडियस आर टू 64 ड्रॉप्स। अब क्या हो गया, अब सेकेंड केस में 4/3 पाई केप्लर क्यूब जो है वो 64 इंटू पाई स्मॉल r1 क्यूब हो गया, है ना। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 64 r1 क्यूब। तो r1 इज इक्वल टू केप्लर बाई 4 हो गया, है ना। इसी केस में डी डब्ल्यू जो हो गया वो हो गया सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया डेल्टा ए, जो कि सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई केप्लर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल r1 स्क्वायर हो जाएगा, टी इंटू 4 पाई केप्लर स्क्वायर 4 पाई केप्लर स्क्वायर बाई 16, विच इज 15t इंटू 4 पाई केप्लर स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है, देखो डी डब्ल्यू 15/16 टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू थी 90/8 फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये हो गया 15 इंटू 90/16 इंटू 8। ये अप्रोक्सीमेटली 15 जूल आएगा। नहीं, अप्रोक्सीमेटली 15 जूल नहीं आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 11 के आसपास। हाँ, इसमें एक मिस्टेक हो गया है मुझसे, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर में मुझे 27 भी मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 होगा इसमें, इंटू 2, है ना। तो टी इंटू 4 पाई या कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है फर्स्ट इक्वेशन से। और यहाँ पर भी मैंने गलती की है, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 64।
तो 4 क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 × 4 π r² 5 है, 3 × 5 इक्वल टू 15 जूल। आंसर 15 आएगा। एक सिली मिस्टेक से ये गड़बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन तो इजी था। A particle moves on a straight line under the influence of a force. This where x is displacement, beta is -12. Total work done for the displacement x is equal to 1 meter is. Work done dw is equal to f dot dx होता है। f मुझे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, dx इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, 0 से लेके 1 तक। ये जाएगा अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा x³/3, 0 से 1 तक, अल्फा प्लस बीटा/3। ये मेरा डब्ल्यू टोटल हो गया। इन्होंने जो वर्क डन दिया हुआ है वो हमें 12 जूल दिया हुआ है। अल्फा की बीटा की वैल्यू -12 है, तो अल्फा -4 इज इक्वल टू 12। अल्फा की वैल्यू 16 हो गई। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन, इसका आंसर 15 है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मैंने 24 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व कर दूंगा, वो देख लेते रहना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा।